ये एटमॉस्फेयर वाला और एक हो जाएगा भारत के उद्योग। तो देखें भाई 3:30 तक है भाई। हाँ देखें टॉपिक पहला टॉपिक है पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण से ढक रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। देखिए भाई यहाँ से आपको समझना होगा, जिस तरह से मान लिया ये आपकी पृथ्वी है, ये इसका झुकाव है कितने डिग्री, 23.5 डिग्री, और ये आपका पता है 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा है, इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा है, और ये यहाँ कोण बनाती है 66.5 डिग्री। पृथ्वी के बाहर से चारों तरफ से वायु का एक आवरण है और इसी को क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, ये जो वायुमंडल है ना, ये गैसों का मिश्रण है। ये प्रश्न पूछा गया था, गैसों का मिश्रण। ये प्रश्न पूछा गया था कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल गैसों का एक मिश्रण है। ठीक है, प्रश्न था निम्न में से वायुमंडल एक खाली स्थान है तथा वह यौगिक का मिश्रण है। तो क्या है, गैसों का मिश्रण है। रखते हो, हाँ थोड़ा रुक के बना देना, समझे कि नहीं समझे बात को। दूसरा क्या कहता है कि भी गैसों का मिश्रण तो है, लेकिन कौन कौन सी गैसें हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान या एरोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल की जो ऊपरी परत है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, एरोलॉजी कहते हैं। और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान या मेट्रोलॉजी कहते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं भाई। और वायुमंडल जो है वो गैसों का क्या है, वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल जो है वो गैसों का क्या है, मिश्रण है। समझ रहे हो ना बात को। अब कौन सी गैस कितने % है, मिश्रण है तो अलग अलग परसेंटेज भी रहेगी, पता है आप लोगों को। नाइट्रोजन कितने % है, 78। ऑक्सीजन कितने % है, 20, लगभग 21% है। आर्गन 0.93 और CO2 0.03, बहुत ज़्यादा बार आता है ये। और अन्य गैस हैं 0.04। ये वायुमंडल की परसेंटेज है। यहाँ ध्यान रखना है भाई, इसका रासायनिक सूत्र भी पूछ लेता है। N2O2 CO2 आपका AR, आर्गन का AR, इसका AR हो जाएगा और इसका CO2 हो जाएगा। और अन्य गैसों में भी भिन्न हैं भाई, बहुत सारी गैसें हैं। ठीक है, ये इसके सूत्र हैं। एक यहाँ से प्रश्न आ जाता है थोड़ा हाँ कंपटीशन एग्जाम के लिए, ये मोस्टली इन 3 गैसों का आपको यूज भी देखना है, 4 गैसों का यूज भी देखना है। तो यदि गैसों के मैं यूज की बात करूँ ना, नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन देखिए, एक तो नाइट्रोजन का प्रयोग बल्ब में था भाई, बल्ब में। वर्तमान में बल्ब में किसका प्रयोग होता है, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। क्लियर है। पुराने समय में आर्गन का होता था। बल्ब बनाया किसने था, थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब को बनाया था। और इसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का होता है। टंगस्टन धातु का फिलामेंट इसमें होता है। टंगस्टन धातु का क्या होता है भाई, फिलामेंट। टंगस्टन धातु का इसमें फिलामेंट होता है, किसमें, बल्ब में। क्यों होता है, क्योंकि फिलामेंट होता है, क्योंकि इसका गलनांक उच्च है। उच्च है तो कितना है, 3500 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से 3 तरह से प्रश्न निकलेगा कि जो बल्ब है वो किसने बनाया, थॉमस एल्वा एडिसन ने। बल्ब में वर्तमान में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, जो वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक है। और बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का होता है,
टंगस्टन का होता है। फिर पूछ ले जी टंगस्टन धातु का फिलामेंट क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है इसका ऊंचे, इसका गलनांक ऊंच होता है, और ऊंच कितना होता है अभी 3500 डिग्री सेल्सियस। याद रह जाएगा। बल्ब बनाया किसने था, थॉमस अल्वा एडिसन ने। बल्ब में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है। पहले कौन सी होती थी, आर्गन होती थी, और जो है अब नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। बल्ब में फिलामेंट किस धातु का, टंगस्टन धातु का। क्यों भाई, क्योंकि उच्च गलनांक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ठीक है, अब कितना है, 3500 डिग्री सेल्सियस है। ये आपका नाइट्रोजन का एक प्रयोग हो गया, भाई बल्ब में भी प्रयोग होती है। दूसरा है इसका प्रयोग खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री की पैकिंग। हाँ बिल्कुल, जो खाद्य सामग्री की पैकिंग है ना, फास्ट फूड की पैकिंग है, कुरकुरे है, चिप्स है, उनमें हम देखते हैं कि खाद्य सामग्री तो थोड़ी सी होती है, लेकिन जो पैकेट है वो भरा हुआ होता है। तो वो कौन सी गैस होती है उसमें, उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्या, CO2। हाँ, तो खाद्य सामग्री की पैकिंग जो होती है उसमें कौन सी गैस बताई, नाइट्रोजन गैस। और कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 होती है। तो खाद्य सामग्री की पैकिंग में हो गई भाई। तीसरा जो नाइट्रोजन का प्रयोग है ये है आपका जो सांड का वीर्य है ना, स्पर्म्स का जो सीमन, सांड का वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, तरल नाइट्रोजन का, के लिए तरल नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, तरल नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। परम शून्य तापमान है उसका -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो तरल फॉर्म में आ जाएगी नाइट्रोजन। उसमें सीमन को रख देंगे। उसके बाद में जो सीमन में जो स्पर्म है ना, उसको हम आगे जब चाहें तब यूटिलाइज कर सकते हैं। एक ऐसी कोशिका है जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है। समझ गए ना बात को। और इस कारण से ही आज जो पशुओं की वैरायटी है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है भाई। अब हरियाणा का काला सोना मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं, पता है आपको, मुर्रा नस्ल की भैंस हरियाणा का काला सोना है। तो अकेले भैंस में ही नहीं, अन्य जो पशु हैं उनकी गुणवत्ता में भी इस कारण से सुधार आया है। क्लियर। फिर वो पोर्टेबल है, सेमन को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर मन में आए तब ले जा सकते हो, बहुत ज़्यादा दूर भी ले जा सकते हो। तो इस तरह से एक ये नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन का बहुत बढ़िया ये यूज़ है। समझ गए बात को। इसके बाद में ऑक्सीजन के 2 यूज लिखने हैं आपने, नाइट्रोजन के तो 3 लिखने हैं। पहला क्या था, जे बल्ब में प्रयोग होती है। दूसरा क्या था, खाद्य सामग्री की पैकिंग में प्रयोग होती है। तीसरा क्या है, सांड के वीर्य को सुरक्षित रखने में तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। ठीक है। अब ऑक्सीजन के 2 यूज करने हैं आपने। एक तो जो ऑक्सीजन है ना, ये प्राणवायु गैस है। कैसी गैस है ऑक्सीजन भाई, प्राणवायु गैस है, प्राणवायु गैस। यानी कि प्राणवायु गैस इसको क्यों कहते हैं, जितने भी जीव हैं ना वो सभी सांस लेने में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जितने भी जीव हैं सभी सांस लेने में। इस कारण से कैसी वायु होगी ये, प्राणवायु। दूसरा प्रयोग है यह आग जलाने में सहायक है, आग जलाने में सहायक है। ये प्रश्न इस तरह से आता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी गैस आग जलाने में सहायक है, तो हम बता देंगे जी ऑक्सीजन है। कौन सी है, हाँ, ऑक्सीजन से आग जो है वो जलेगी। फिर ये भी पूछ लेता है क्या ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है, हम कहेंगे नहीं, ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक है। यदि मैं ऑक्सीजन का सिलेंडर भर के LPG सिलेंडर की तरह से, और मैं रसोई गैस में, रसोई घर में जो चूल्हा होता है ना, उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर यदि कनेक्ट करूं और फिर जलाने की सोचूंगा तो वो नहीं जलेगी। यही इसीलिए पजल करता है, ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक तो है लेकिन ज्वलनशील गैस है, ये याद रखना है भाई। ज्वलनशील गैस ऑक्सीजन नहीं है, आग जलाने में क्या है, ये सहायक है। समझ गए मेरी बात को। इसके बाद में देखो क्या कहता है, तो 2 प्रयोग हो गए ऑक्सीजन के, एक तो आग जलाने में सहायक है, एक प्राणवायु है, और ज्वलनशील गैस नहीं है। ठीक है। इसके बाद में आर्गन का प्रयोग जो है भाई आपका
पुराने समय में बल्ब में होता था, वर्तमान में CFL LED में होता है आर्गन का प्रयोग। वर्तमान में CFL LED और बल्ब में भी होता है। इनमें CFL और LED, इनमें दोनों की यदि मैं बात करूं तो इनमें प्लस में पारा प्रयोग की लाया जाता है, मरकरी, Hg। क्या सूत्र है? Hg। ठीक है, पारे का प्रयोग भी होता है इसमें LED और CFL में। अब बात करें अभी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो देखें इसके यूज जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे ज़्यादा हैं। एक तो अभी फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का प्रयोग होता है? CO2 का प्रयोग है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का प्रयोग है? CO2 का प्रयोग है। दूसरा है आपका आग बुझाना। आग बुझाने में भी कौन सी गैस का प्रयोग है? CO2 का प्रयोग है। फिर फूली हुई रोटी, फूली हुई रोटी में कौन सी गैस का है? CO2 का है। फूली हुई रोटी में CO2 का है। आग कोल्ड ड्रिंक्स में भी CO2, कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडे पेय पदार्थ, ठंडे पेय पदार्थ में भी कौन सी गैस है? CO2 है। प्रकाश संश्लेषण में, आग बुझाने में। एक शुष्क बर्फ, शुष्क जो बर्फ है नियोन, शुष्क बर्फ जो है ठोस CO2 का उदाहरण है, ठोस CO2 का उदाहरण है। ड्राई आइस, ड्राई आइस जो जम्मू कश्मीर में गिरती है ना फों के रूप में, किसका उदाहरण है? वो सॉलिड, हाँ, सॉलिड CO2 का उदाहरण है। क्लियर है? ये 6 प्रयोग आपको इसके, 5 प्रयोग इसके देख लेने हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं गैस, पता है आपको, पेड़ पौधे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है। और आग बुझाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग है। फूली हुई रोटी में भी, जो रोटी फूल जाती है ना तवे पे या चूल्हे में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठंडे पेय पदार्थों में भी। और भाई आपका ड्राई आइस, से सारे के सारा क्या आंसर आ जाएगा? CO2 आ जाएगा। क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका काम, किसका? अच्छा अच्छा, ठीक है। अब CFL LED, CFL ये जो बल्ब नहीं होते थे पहले, LED बल्ब तो ये हो गए। पहले CFL ट्यूबलाइट आती थी इस तरह से घरों में, अब भी आती हैं, उनको CFL बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। इसकी देखो LED की तो है आपका, एक मिनट देखिए, ये है आपका इसकी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है भाई, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL की। और आपका इसकी जो LED की है ना, LED की लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ये LED की है, लाइट एमिटिंग डायोड। और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंस लैंप, ये इसकी है। ठीक है, दोनों की फुल फॉर्म भी आ जाती है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चर्चा कर रहे थे भाई, जो वायुमंडल है एक गैसों का मिश्रण है, बिल्कुल ठीक बात है। ये गैस वायुमंडल में विद्यमान है, ये भी ठीक बात है। ये जो गैसें हैं, ये गैसें ये वायुमंडल में विद्यमान हैं। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20% है, आर्गन 0.93 है। ये इनकी परसेंटेज भी हो रही। वायुमंडल क्या है? गैसों का मिश्रण है। क्लियर होगी बात? अब देखें जो धरातल है, यहाँ से मान लिया ये आपका धरातल है, पृथ्वी मैंने ये बना दी, चीज़ को समझना है भाई।
ये मैंने आपकी पृथ्वी जो हो बना दी है, ये झुकाव कर दिया 23.5 डिग्री, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये कोण हो गया 66.5 डिग्री का, और ये इस तरह से पृथ्वी के बाहर से वायुमंडल है। पृथ्वी के बाहर से क्या है? वायुमंडल है। इस धरातल से वायुमंडल तक है ना, ये 5 परतें हैं वायुमंडल की भाई, ये बात बताने वाली है। पृथ्वी के चारों तरफ वायु का जो आवरण है वो वायुमंडल है, जो पृथ्वी को घेरे हुए है, उसकी 5 परतें हैं। समझ गए बात को? अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। यदि अंग्रेजी में बोलेंगे इनको तो बोलेंगे भी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। और हर एक मंडल की अपनी प्रॉपर्टी है, जो कि आपके पेपर में प्रश्न बनता है। समझ गए बात को? ये चीज़ है। अब यहाँ से देखें आप, जो पहला है ये इसने गैसों के प्रयोग भी इसने दिखा दिए हैं भाई। देखो, पृथ्वी के वायुमंडल में इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन की बताई थी, कितनी है? लगभग 78% थी। नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन है। पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है न, क्योंकि पेड़ पौधे नाइट्रेट के रूप में जो प्रोटीन लेते हैं ना, वो इसी से तो लेते हैं। नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलाने से रोकती है। नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। एक चीज़ और भाई, जो पेड़ पौधे हैं ना स्टूडेंट्स, मान लिया ये आपके पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ब्रांचेज हो गई, ये पेड़ पौधे हैं भाई, पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को कभी भी नाइट्रोजन की फॉर्म में गेन नहीं करेंगे। नाइट्रोजन को पेड़ पौधे नाइट्रेट की फॉर्म में गेन करते हैं, और ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है ना, तो वो एक वो जीवाणु है। ये प्रश्न बहुत बार आता है, और जीवाणु का नाम है राइबोजियम। राइबोजियम। कौन सा जीवाणु वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है? कौन सा जीवाणु बदला है? ये उभयकित है भाई। ये जो पेड़ पौधों की जड़ें नहीं है, उन जड़ों में ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, उनमें मिलता है राइबोजियम। वायुमंडल की नाइट्रोजन को किस में बदलता है? नाइट्रेट में। और नाइट्रेट पौधे के लिए एक पोषक तत्व है। देखो, जो पेड़ पौधे हैं, ये इसने क्या बताया? नाइट्रोजन आग को तेजी से, ठीक है, नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है, और पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। ये बात इसने बताई। जो नाइट्रोजन गैस है ना 78% वायुमंडल में, इसको पेड़ पौधे नाइट्रोजन की फॉर्म में नहीं लेते। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वायुमंडल में तो 0.03% भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, जिसको प्रकाश संश्लेषण में पौधे की पत्ती सीधे गेन करती है, लेकिन ऐसे नाइट्रोजन को गेन नहीं करती है। नाइट्रोजन को पेड़ पौधा गेन करेगा तो किस फॉर्म में करेगा? नाइट्रेट के फॉर्म में। और नाइट्रेट की फॉर्म, नाइट्रोजन को नाइट्रेट पे कौन बदलेगा? राइबोजियम। एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। और राइबोजियम कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है। विशेषकर किन पौधों में? फलीदार पौधों में। फलीदार पौधे, फलीदार पौधे। ये जो फलीदार पौधे होते हैं, इनकी जड़ों में जो है राइबोजियम ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा ना कि कई बार हम इस मौसम में, बरसात के मौसम में, अब बरसात का मौसम आने वाला है, जंतर बो देते हैं। जंतर एक फसल होती है भाई, जंतर। और फिर वो इतना इतना हो जाए ना, तो उसको फिर बा देंगे, क्योंकि वो एक फलीदार फसल है। खाद के लिए बाते हैं उसको। क्यों बा देंगे? क्योंकि फिर राइबोजियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी मिट्टी में, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलेगा, और उससे आगे आने वाली फसल बहुत अधिक अच्छी होगी। इस तरह से करते हैं। समझ गए बात को? तो नाइट्रोजन का ये भी था। ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है, मतलब प्राणवायु गैस है। ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी है। लेकिन ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस नहीं है। ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस नहीं है। वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस आर्गन है। आर्गन गैस का विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में प्रयोग किया जाता है। ये हम कर चुके हैं। क्लियर हुई मेरी बात भी? इसके बाद में देखो क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लिखा नहीं है? नहीं लिख लो भाई, बगैर लिखे तो ऐसे कैसे बन। तो पहले समझ लो फिर लिख लेना। एक एक पेज पहले समझ के फिर लिख लो, ठीक है? तो आपने ये तो कर ही लिया था, ये भी नहीं किया। लिखो फिर।
नहीं, जिसने नहीं लिखा है ना वो लिख लो भाई, बगैर लिखे काम नहीं चलेगा। थोड़ा फास्ट लिखना। हो गया। एज इट इज सारा लिखने की जरूरत नहीं, मेन मेन पॉइंट लिख लोगे। कई बार हल्का क्वेश्चन आए ना तो इनका रासायनिक सूत्र, जैसे इसको क्या बोल लेंगे, इसको क्या बोल लेंगे, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, आर्गन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ये भी कर देना। अब देखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अन्य गैसें थी। देखिए नाइट्रोजन, पृथ्वी के वायुमंडल में इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन है। पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकती है। नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। ठीक है, और इसके यूज़ में मैंने आपको लिखवाया ही था
के भी नाइट्रोजन का बल्ब में भी प्रयोग होता है, नाइट्रोजन का खाद्य सामग्री की पैकिंग में ही प्रयोग होता है, और नाइट्रोजन का तरल नाइट्रोजन का प्रयोग सांड के वीर्य को सुरक्षित रखने में भी किया जाता है। ये तीनों प्रयोग मैंने आपके बताए थे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है, ऑक्सीजन आग जलाने में सहायता करती है, ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, इस कारण से ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस आर्गन है। आर्गन गैस विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब ट्यूबलाइट में प्रयोग इसका किया जाता है। नाइट्रोजन का यदि प्रयोगों की बात करें तो खाद्य सामग्री वाली बात भी इसमें ऐड करनी है। खाद्य सामग्री की पैकिंग ये ऐड करना है, खाद्य सामग्री की पैकिंग। और भाई दूसरा इसमें ऐड करना है सांड के वीर्य को सुरक्षित रखने में भी इसी का प्रयोग होता है। क्लियर हुई बात? ऑक्सीजन जीवनदायिनी है, आग जलाने में सहायता करती है, लेकिन नोट डाल के लिखना ज्वलनशील गैस नहीं है। नोट डाल के लिख लेना ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस नहीं है। आर्गन गैस का प्रयोग जो है वो वायुमंडल में तीसरे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। आर्गन बल्ब में विद्युत उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। लिख लिया भाई? थोड़ा फास्ट लिखो, ऐसे तो आप पीछे रह जाओगे। आज मैं 2 टॉपिक करवाने की सोच रहा था, ऐसे इस तरह से तो आप मोनिका ये भी भरना भाई।
आगे बढ़े। ठीक है, अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड, यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है। ठीक है, भारी होने के कारण से वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है। पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में भी काम करती है। गैस भारी होने के कारण निचली परत में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरितगृह प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। बिल्कुल ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है भाई। इस ये 3 पॉइंट तो ये हैं। इसके अतिरिक्त चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? आग बुझाने में सहायक है। आग बताया था ना ये, आग बुझाने में, आग बुझाने में सहायक है भाई कार्बन डाइऑक्साइड, सहायक है। दूसरा 5वां पॉइंट कौन सा था? ये भी आपका जो है शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ CO2 का उदाहरण है, CO2 का उदाहरण है। और एक क्या था, एक क्या था भाई? शुष्क बर्फ CO2 का उदाहरण है। और एक था आपका, हाँ, जो आपका ठंडे पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडे पेय पदार्थों में CO2 का प्रयोग होता है। और एक था भी फूली हुई रोटी, फूली हुई रोटी में कौन सी गैस होती है? CO2 होती है। अच्छा अच्छा, सर्जरी करते समय। बिल्कुल, ये बायो में तो सर्जरी के दौरान भी इसका यूज होता है। और भाई ये ग्रीन हाउस प्रभाव एक और है भू उष्णता। भू उष्णता में 65% जिम्मेदार गैस, जिम्मेवार गैस कौन सी है? CO2 है। भू उष्णता में 65% जिम्मेवार गैस कौन सी है? CO2 है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, भू उष्णता का मतलब क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना। देखो, यदि मैं 4 दशक पहले की बात करूं ना, यानी कि 40 साल पहले, 4 दशक पहले पृथ्वी का औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान कितना था भाई? 14 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन आज ये 15 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। 1 डिग्री सेल्सियस इसमें वृद्धि हो रही है। और ये वृद्धि है प्रत्याशित वृद्धि है। अप्रत्याशित का मतलब होता है ऐसी वृद्धि जिसको हराया न जा सके। यदि दुनिया की टोटल आबादी इतने पेड़ पौधे लगा दे, अथा सभी लोग पेड़ पौधे लगा दें, तो ये 15 डिग्री सेल्सियस पे रुक सकता है, लेकिन वापस 14 नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो इस कारण से अप्रत्याशित वृद्धि है। और इसका भी कारण क्या है? CO2 ही है। आपको याद रख लेना है। ये क्लियर हुई बात भाई? तो यह गैस भारी होने के कारण से वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है। पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में भी काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरितगृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी जिम्मेदार है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण से ही क्या करता है? टेम्परेचर बढ़ता है।
ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है भाई, जैसे कि मान लिया ये आपकी पृथ्वी है और इसके बाहर से CO2 ने बना लिया एक आवरण, ठीक है। अब ये पृथ्वी हो गई। अब ये जो CO2 है ना भाई, ये जो CO2 है, ये पृथ्वी आपकी, ये CO2 है, ये CO2 गैस की जो परत चारों तरफ मैंने बनाई है, ये सूर्य से आने वाली किरणों को अपने में प्रवेश तो करने देंगी, लेकिन जब वो किरणें परावर्तित होकर के वापिस निकलेंगी ना, तो उनको बाहर नहीं निकलने देती हैं। इस कारण से ये बोला गया है कि यह ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। क्लियर है, ये चीज़ है। प्रश्न आता है कि भाई एक बादलों भरी रात, साफ आसमान की रात की अपेक्षा गर्म क्यों होती है, जबकि बादलों से तो वर्षा आती है। जब रात में बादल छाए होंगे तो गर्मी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, जो सनलाइट है, पृथ्वी को गर्म करती है और फिर रात्रि के समय में जो पृथ्वी है वो अपनी ऊष्मा को वापस वायुमंडल में रिलीज करती है, तो उसको ज़्यादा फैलने नहीं देती और रात गर्म हो जाती है भाई। ये भी प्रश्न आता है कि हमारा वायुमंडल जो है ये सूर्य से आने वाली किरणों से ज़्यादा गर्म होता है या सूर्य से टकरा के वापस जाने वाली किरणों से। तो हमारा वायुमंडल सूर्य से आने वाली किरणों से तो कम गर्म होता है, और जो किरणें पृथ्वी को गर्म करती है ना फिर वापस जाती हैं, उनसे ज़्यादा गर्म होता है। सॉरी भाई। हेलो, हाँ नहीं समझ में आया ये। देखो जो ऊष्मा है ना, ऊष्मा चीज़ को समझो भाई एक बार। जो ऊष्मा नहीं होती है हीट, ऊष्मा जो है वो हमेशा किस ओर से किस ओर जाती है, ऊष्मा हमेशा ठंडे से गर्म से ठंडे की ओर जाती है। ऊष्मा हमेशा किस ओर से किस ओर जाती है, गर्म से ठंडे की ओर जाती है, गर्म से ठंडे की ओर जाती है। क्लियर है, की ओर जाती है। यदि मैं मान लिया कोई वस्तु है 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, दूसरी वस्तु का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और दोनों को किसी एक बिंदु से जोड़ दूँ ना, तो गर्म कौन सी है भाई, ये वस्तु है, इसकी ऊष्मा इधर चली जाएगी, इसकी सापेक्षीय तो ठंडी होगी ना क्योंकि तापमान 5 डिग्री है। तो ऊष्मा की प्रॉपर्टी होती है ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडे की ओर जाती है। समझ गए। अब हमारी जो पृथ्वी है, मान लिया ये पृथ्वी है, ये इसके बाहर से CO2 का आवरण है। अब ये सनलाइट से ये किरणें आई और दिन में पृथ्वी को क्या कर दिया, इन्होंने गर्म कर दिया। अब CO2 एक आवरण बना लेगी, लेकिन रात्रि के समय में पृथ्वी क्या है, गर्म, वायुमंडल क्या है, ठंडा, और ऊष्मा हमेशा जाती है गर्म से ठंडे की ओर। तो पृथ्वी की ऊष्मा वायुमंडल में रिफ्लेक्ट नहीं होगी क्या, ये बात मैं कह रहा हूँ। हाँ, क्या होती है, लेकिन जो हमारा वायुमंडल है ये रिफ्लेक्ट होकर के, दिन में भी तो रिफ्लेक्शन होता है ना, दिन में भी रिफ्लेक्शन होता है। किसी स्थान का अधिकतम तापमान यदि जांच करना है तो 12 बजे रात दिन के समय नहीं होगा, वो 2:30 से 3 बजे होगा, क्योंकि ऊपर से भी ऊष्मा आ रही है दिन में और पृथ्वी भी रिफ्लेक्ट करने लग जाती है उसको, ये चीज़ है। तो ये था भाई, आपका ध्यान रखना है। ये CO2 समझ में आया। इसके बाद में हाइड्रोजन गैस, वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन गैस जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहा गया है। हाइड्रोजन गैस जो है इसको क्या कहा गया है, भविष्य का ईंधन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा गया है। और हाइड्रोजन गैस जलने पर बहुत ही अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा देती है। हाइड्रोजन गैस जलने पर कपूर एक ऊर्ध्वपातज सेमिलेशन है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ वो होते हैं जो अपना
लिक्विड फॉर्म जो है वो गेन नहीं करते। यदि उनको गर्म करेंगे ना तो सीधे गैस बन जाएंगे, ठंडा करेंगे तो ठोस बन जाएंगे, लेकिन अपना तरल रूप प्राप्त नहीं करते। ऊर्ध्वपातज है, इसको सब्लिमेट बोलते हैं, सब्लिमेट मैटर। इसके बाद में देखो भाई, इसके बाद में क्या कहता है, वायुमंडल की संरचना। तो देखें, वायुमंडल की मैं संरचना की बात करूं तो भाई अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। अक्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, समताप को स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल को मेजोस्फेयर, आयन मंडल को आयनोस्फेयर और बाह्य मंडल को एक्सोस्फेयर। ये 5 परतें हैं, 5 परतें हैं भाई ये। और ये इस तरह से हैं, ये पहली परत है, ये दूसरी है, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। मान लिया ये पृथ्वी है, यहाँ पे ये झुकाव हो गया 23.5 डिग्री, ये पृथ्वी है आपका, और इसको ऊपर वायुमंडल तक में ये परत खींचूं तो 1 2 3 4 और 5, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, ये 5 परतें हैं। समझे बात को? तो यहाँ पर 1 नंबर पर ये है आपकी कौन सी, क्षोभ मंडल। 1 नंबर पर कौन सी है, क्षोभ मंडल है भाई। 1 नंबर पर जो परत है वो है क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है आपका आयन मंडल और 5वां बाहरी मंडल। बाहरी, ये इनके अंग्रेजी में नाम है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। कई बार ये आ जाते हैं भाई, वैसे इस तरह से लिखे आएंगे ट्रोपोस्फेयर, इस तरह से लिखे आएगा, क्षोभ मंडल नहीं मिलेगा, यूँ लिखा पाओगा ट्रोपोस्फियर, इंग्लिश हाँ ऐसे लिखा मिलेगा। तो आपको नाम ये पता होने चाहिए। समताप मंडल का लिखा मिलेगा आपको स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये समताप मंडल का लिखा मिलेगा। और आपका मध्य मंडल का मेजोस्फेयर, ये ऐसे लिखा मिलेगा, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, इस तरह से मिलेगा। हर एक मंडल की अपनी प्रॉपर्टी है, हर एक मंडल के अपने विशेष गुण हैं। क्लियर? अब वो गुण जो विशेषताएं हैं वो अब हम करेंगे भाई, इसकी जो विशेषताएं हैं जो गुण हैं वो हम करेंगे। ठीक है? अरे क्या नंबर 2 पर समताप मंडल ये लिख रखे 1 2 3 4, ये इसने ऊपर से नीचे लिख दिए और यहाँ हमने जो है नीचे से ऊपर की तरफ कर दिए। एक्चुअल इनका ये है एक्चुअल पोजीशन, ये पृथ्वी नीचे दिखा दी, हमारे ऊपर स्टार्ट होता, हम तो पृथ्वी पर हैं। हाँ, पृथ्वी से ऊपर जैसे ही धरातल समाप्त हो गए, वायु शुरू होती है ना, तो सबसे पहले अक्षोभ मंडल शुरू होता है। हम सांस लेते हैं ना तो अक्षोभ मंडल में लेते हैं। ठीक है, ये है। वो अलग है, वो पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना वो अलग है। और ये वायुमंडल की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम भाई। धरातल मान लिया पृथ्वी समाप्त हो गई, वायु शुरू हुई, तो वायु शुरू हुई तो ऊपर तक जाएंगे ना, तो ऐसे 10,000 किलोमीटर तक सीधा स्टेट में वायु का अस्तित्व है। हर एक मंडल की अपनी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अब हम पढ़ेंगे।
ये पहले आप ये लिख लिया आपने। अब देखें भी क्या कहता है इसके बाद में। इसके बाद में आपका देखो अक्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। ये इसमें ये पृथ्वी दिखा दी, ये पृथ्वी दिखा दी। अब यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5 मंडल मान लिए भाई। तो जो पहला मंडल था अक्षोभ मंडल, अक्षोभ मंडल, वो हम पढ़ रहे हैं ट्रोपोस्फेयर, अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अक्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर है। इस चीज को देखिए भाई, एक तो ये तो क्लियर है कि अक्षोभ मंडल वायुमंडल की निचली परत है। अब नीचे होने के कारण से इसमें वायु का सबसे अधिक घनत्व भी है। प्रश्न आएगा वायु का सबसे अधिक घनत्व किस में है? वायु का सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में है? अक्षोभ मंडल। वायु का सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में है? अक्षोभ मंडल में है। समझे बात को। दूसरा कहता है कि अक्षोभ मंडल में लगभग ऊंचाई कितनी है इसके? अक्षोभ मंडल की 18 किलोमीटर। इसके बाद में समताप मंडल शुरू हो जाएगा। लेकिन कई बार अक्षोभ मंडल के बारे में यूं पूछ ले है भाई, अगर ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी है? पोल जो होते हैं ना, पोल पृथ्वी के, मान लिया ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल हो गया कि नहीं हो गया, और ये साउथ पोल हो गया, तो इनके ऊपर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण से यहाँ पर ठंड है, यहाँ पर भी ठंड है और यहाँ पर भी ठंड है, माइनस में तापमान रहता है। तो ठंडी वायु जो है वो हमेशा भारी होती है और वो नीचे की तरफ रहेगी। तो अक्षोभ मंडल की ऊंचाई बेटा यहाँ देखे ना तो 8 किलोमीटर है और इक्वेटर लाइन के ऊपर 18 किलोमीटर है, और 8 और 18 का माध्य निकालेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होगी कि नहीं होगी? 8 और 18 का मीडियम निकालेंगे तो 13 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 18 और 8 26, 26 को 2 से भाग करेंगे तो 13 आ गया ना। तो ये आप ध्यान रखना, ध्रुवों पर अक्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है, ठीक है। और औसत ऊंचाई आ जाए, औसत ऊंचाई आ जाए तो वो 13 किलोमीटर है अक्षोभ मंडल की। और अक्षोभ मंडल में वायु का सबसे अधिक घनत्व है। वायु इधर से उधर होती रहती है, इस कारण से इस मंडल का दूसरा नाम संवहन मंडल भी है। संवहन मंडल, संवहन मंडल किसको कहते हैं ये बात आगे आ भी जाएगी। तो देखो सारी मौसमी गतिविधियां अक्षोभ मंडल में ही होती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी और वर्षा का आना, इंद्रधनुष का बनना। सिंपल सी बात है अभी, वाटर साइकिल, वाटर साइकिल का मतलब क्या है? वाटर साइकिल का मतलब क्या है? जल चक्कर। जल चक्कर भी किस मंडल में होता है? अक्षोभ मंडल में। जल चक्कर कैसे? जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अप साउथ और नॉर्थ दोनों हैं पोल, तो ध्रुवों पर तो 8 ही किलोमीटर है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती, वायु गर्म होती है, गर्म वायु फैलेगी तो चौड़ाई ज्यादा है, 18 चली जाएगी। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर रह जाएगी, दोनों का माध्य निकालेंगे, अक्षोभ मंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर रह जाएगी। समझ गए बात को? इससे सूक्ष्म कुछ नहीं हो सकता। देखिए 71% पृथ्वी के ऊपर पानी है, आप लोगों को पता है। 29% सतल है, ये भी आप लोगों को पता है। अब यहाँ जब सूर्य से, मान लिया पृथ्वी है, ये सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है कि नहीं करती है? तो वेपोराइजेशन होता है, पानी का वाष्पीकरण होता है। पानी का भाप बनकर ऊपर उठना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। लेकिन ऊपर जाएगा पानी तो तापमान कम होगा और पानी की वाष्प जो है वो बूंद में बदल जाएगी, और इस बूंद में बनना संघनन कहलाता है, संघनन या कंडेंसेशन। और ये बूंद में बदलते ही फिर बरसात के रूप में कहाँ गिर गया? पृथ्वी पर। वर्षण या वर्षा के रूप में, बरसात के रूप में। तो इस तरह से वर्षण वाष्पीकरण संघनन, वर्षण वाष्पीकरण संघनन, वर्षण वाष्पीकरण संघनन, इन तीनों से क्या बनता है? जल चक्कर बनता है। हमारी प्रकृति में वाटर साइकिल ऐसे ही घूमता रहता है भाई। समझ गए?
समुद्रों में से वाष्प बन के सूर्य से उष्मा प्राप्त करके और वाष्प बनता है, पानी ऊपर उठते हैं तो पानी की बूंदें बन जाती हैं, फिर गैस जो होती है ना वाटर वेप्योर, वो वापस बूंदों में बदल जाती है और वो बूंदें फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ। कौन सा? नहीं, समुद्रों से नमक नहीं उठता ना मोनिका, साथ में नमक थोड़ी उठेगा, केवल पानी उठेगा। सबसे शुद्ध जल भी वर्षा का ही माना गया है, शुद्ध होता है, क्योंकि वो वाष्पीकरण करते हैं तो नमक नहीं उठेगा, लवण तो नीचे रह जाएगा। जो नमक बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? समुद्र का पानी स्टोर कर लिया, समुद्र का पानी स्टोर कर लिया और धीरे धीरे उसको गर्म करेंगे, गर्म नहीं करेंगे, खुले में वैसे छोड़ देंगे, वैसे भी वो वाष्प बनेगा। लेकिन उसमें जो नमक की मात्रा है ना, समुद्र के पानी में औसतन 1000 ग्राम पानी में 33 ग्राम नमक होता है। 1000 ग्राम पानी में 33 ग्राम क्या है? नमक होता है। तो मान लिया हमने 10,000 लीटर जो है वो पानी समुद्र का स्टोर करके उसका वाष्पीकरण कर दिया, तो देख लो अब इसमें 333 350 ग्राम नमक आ जाएगा और वो पानी वाष्प बन के फिर से वर्षा होगी, फिर से आना है। समझ गए बात को? ये चीज है। तो अक्षोमंडल के बारे में क्या पढ़ा? अक्षोमंडल पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं तो पहला मंडल है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। अक्षोमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अक्षोमंडल की ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है, विषुवत रेखा पर 18, औसत 13 है। सारी मौसम से संबंधित घटनाएं इसी मंडल में घटती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी और वर्षा का आना, इंद्रधनुष का बनना या वाटर साइकिल का पूरा होना। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। और भाई इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट्स ध्यान से देखना। अक्षोमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, अक्षोमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आ जाती है, जिसको संवहन मंडल भी कहते हैं। ये तो मैंने बता दिया था, इसको लिख लिया, ये लिख लो अब इसको। अक्षोमंडल की जो एक्स्ट्रा इफेक्ट बताए ना, एक्स्ट्रा जो पॉइंट बताए हैं, ये जरूर लिखना भाई, यहीं से प्रश्न ज्यादा बनेगा। क्या? पहले ये लिख लो, फिर मैं लिखवाता हूं। इसको लो, मैं साफ कर देता हूं, एक बार अच्छे से लिख लो। एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या है? औसत ऊंचाई लिखनी है एक, तो एक यहां पर जल चक्कर भी जोड़ना है, जल चक्कर भी इसी मंडल में होता है, और एक यहां पर जोड़नी है औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। और एक वायु का सबसे अधिक घनत्व है। वायु का सर्वाधिक घनत्व इसी मंडल में है। क्या? ऊपर नहीं, विषुवत रेखा पर बीच में, बीच में। मान लिया ये आपकी पृथ्वी है ना, ये मैंने एक डायग्राम बना लिया पृथ्वी का, ये आपकी पृथ्वी है। इसका जो झुकाव है, इसका जो झुकाव है, वो झुकाव है इसका भाई आपका 23.5 डिग्री सेल्सियस। कितना झुकाव है इसका? ये ऐसे झुकी हुई है 23.5 डिग्री के ऊपर, और ये 0 डिग्री होगी विषुवत रेखा बीच में से,
अब इस पॉइंट के ऊपर तो इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर अक्षोभ मंडल की, क्योंकि यहाँ पर ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और वायुगर्म होकर ऊपर उठती है, लेकिन यहाँ पड़ती है तिरछी, यहाँ पर पड़ती हैं तिरछी। तो इस क्षेत्र में 8 किलोमीटर है ऊंचाई और इसमें भी 8 किलोमीटर है, लेकिन 8 और 13 का माध्य निकालूंगा तो 8 और 18 का माध्य निकालूंगा तो 13 किलोमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये बात कर रहे हैं। समझ में आया? थोड़ा जल्दी लिख लो भाई। आगे बढ़े भाई। काफी स्लो चलते हो आप, ऐसे तो क्लास हो ही नहीं पाएगी। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का कम हो जाना, और इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको ताप ह्रास दर, ताप ह्रास दर कहते हैं। ठीक है, ह्रास दर, टेम्परेचर लो रेट। है मेरे है ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ह्रास। आगे बढ़े भाई, हो गया मोनिका? अच्छा, अब देखें दूसरा मंडल है भाई आपका समताप मंडल। अब लिखना बंद करते हैं, एक बार समझ लो। दूसरा मंडल है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो हमने पृथ्वी बनाई थी, ये पृथ्वी, इसमें जो है आपका ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी का दिखा दिया इसने। ये यहाँ से ऊंचाई की तरफ यदि मैं जाऊँगा यहाँ से, तो ये पहला मंडल तो हम कर चुके। अब बात है दूसरे मंडल की। ये है आपका कौन सा मंडल? समताप मंडल, समताप मंडल। ठीक है, अब यहाँ इसकी ऊंचाई जो है वो हम कहेंगे 18 से 60 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई है?
18 से 60 किलोमीटर है। इसमें 50 दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये पोल और ध्रुवों वाली ही बात आ गई। यदि पोल के ऊपर जाएंगे तो 50 किलोमीटर तक है, विषुवत रेखा पर जाएंगे तो 60 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। समताप मंडल, समताप मंडल पर तापमान लगभग समान रहता है भाई। जो इस पोर्शन में टेम्परेचर की यदि मैं बात करूं, इस पोर्शन में टेम्परेचर, तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे तापमान होता है -60 डिग्री सेल्सियस, बीच में होता है -5 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट में फिर होता है -60 डिग्री सेल्सियस। यानी कि शुरू का और लास्ट का तापमान कैसा है, सेम है ना। इस कारण से इसको क्या नाम दिया है, समताप मंडल। समताप मंडल, शुरू का और लास्ट का, इस मंडल में शुरू का और लास्ट का तापमान समान है, इस कारण से इसको समताप मंडल बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। नेक्स्ट, समताप मंडल में मौसम से संबंधित घटनाएं नहीं होती, जैसे आंधी आना, बादलों की गर्ज, बिजली का कड़कना जैसी घटनाएं, ये सभी किस मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, इसमें कभी कभी बादल बनते हैं। इस मंडल में क्या होता है भाई, बाई चांस बादल बनते हैं सफेद बादल। कैसे बादल है, सफेद बादल बनते हैं, जिनको मोतियों की माँ कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोतियों की माँ, मदर ऑफ पर्ल्स। मोतियों की माँ या मदर ऑफ पर्ल्स बादल किस मंडल में होते हैं, समताप मंडल में। बाई चांस बनते हैं कभी कभी, समझ गए। दूसरी चीज देखो, यानी कि मौसम से संबंधित घटनाएं तो यहीं आली, इसमें मौसम से संबंधित घटनाएं नहीं है। बाई चांस बादल, सफेद बादल का बनना ही मौसम से संबंधित घटना, लेकिन वो बाई चांस होता है। ठीक है, रूटीन में नहीं होता। तापमान समान रहने व मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण वायु यान समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। जो हवाई जहाज है ना भाई, जो हवाई जहाज हैं, ये हवाई जहाज हमने बना दिया, ये हवाई जहाज किस मंडल में उड़ेगा, ये समताप मंडल में उड़ेगा। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है, हवाई जहाज जो है वो समताप मंडल में उड़ेगा भाई, याद रखना है। हवाई जहाज जो हैं वो समताप मंडल में उड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मौसम कैसा रहता है। लेकिन ये पूछ ले, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर भी तो वायुयान है भाई, वायु में जो चलता है वही तो है, हेलीकॉप्टर भी तो वायु में चलता है। इंडिविजुअल विशेष प्रश्न आ जाए कि हेलीकॉप्टर का उड़ना किस मंडल में संभव है, तो हम कहेंगे समताप मंडल की बजाय अक्षोभ मंडल में। समताप मंडल की, हेलीकॉप्टर तो समताप मंडल की बजाय किस मंडल में, अक्षोभ मंडल में उड़ता है जी। हाँ, और जो वायुयान है, जो हवाई जहाज वो कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है, अक्षोभ मंडल में उड़ता है। यूनिक बात है, पूछी गई थी, ध्यान रखना। हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ेगा और बाकी के हवाई जहाज कहाँ उड़ेंगे, समताप मंडल में उड़ेंगे, याद रखना। ठीक है, मौसम से संबंधित घटनाएं कहाँ होंगी, लेकिन बाई चांस सफेद बादल बनेंगे, वो कहाँ बनेंगे, दोनों ही क्रॉस पॉइंट हैं, अपवाद हैं एक दूसरे की प्रॉपर्टी के, और ये अपवाद पेपर में आते हैं, याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद में कहता है ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है, जो कि सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करती है, और इसकी मोटाई नापने में डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। और भाई 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है, 16 सितंबर से। ये सारी बात लिख लो। ठीक है, ये सारी बात लिखो भाई, ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों ने लिख लेने हैं, सारे पॉइंट। क्या, पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल का, और जल दिवस होता है 22 मार्च का, और जैव विविधता दिवस होता है 22 मई का। ये प्रकृति से संबंधित 3 दिवस हैं, तीनों में महीने बदल जाएंगे। मार्च तीसरा महीना, मार्च के बाद में अप्रैल चौथा महीना, अप्रैल के बाद में मई, कौन सा महीना ना, मई। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। मई में तो जैव विविधता दिवस, जैव विविधता। अप्रैल में पृथ्वी दिवस और मार्च में जल दिवस। ये 3 दिवस हमें याद रख लेना।
22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। महीने बदल जाएंगे, तारीख सेम रहेगी। महीने क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तारीख क्या रहेगी, सेम हो जाएगी। ठीक है। हो गया। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ओजोन परत की मोटाई डाबसन में मापी जाती है और ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ये जो परत है ना, समताप मंडल, इसको पृथ्वी का सुरक्षा चक्र कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा चक्र किसको बोलते हैं? हाँ, समताप मंडल ऑप्शन में हो तो समताप मंडल को, अदरवाइज ऑप्शन में मिलेगा ओजोन परत। ओजोन परत हो तो ओजोन परत को, क्योंकि सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी जो किरणें है ना, ये किरणें, इन किरणों का अवशोषण ओजोन परत करती है। यदि ये किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाए ना, तो भाई त्वचा कैंसर हो जाता है जीवों में। कौन सा कैंसर है? त्वचा कैंसर। ये किरणें आ जाएं तो डाबसन, डाबसन यूनिट है इसकी। और O3 इसका रासायनिक सूत्र है ओजोन का। ओजोन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? O3 है। और ओजोन जो परत है ना, इसमें छिद्र हुआ है भाई। छिद्र का कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। और CFC रिलीज होती है फ्रीज से, AC से, सरंगार उत्पाद से। सरंगार उत्पाद कौन से? जो ऐसे उत्पाद जो कि बॉडी पर लगाने के बाद में शीतलता देते हैं ना, वो जहां बनते हैं वहां CFC रिलीज होती है। जैसे जेट विमान परीक्षण से भी होती है ये, जेट विमान परीक्षण। जैसे नवरत्न तेल है,
ऐड आती है ना, ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल, अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर हैं, सुनिए कभी? तो वो जहां बनता है ना वहां CFC रिलीज होगी। एक ड्रमिकूल पाउडर आता है, अप्लाई करने के बाद में, हाँ हाँ बिल्कुल, तो वो होता है वहां से CFC रिलीज होती है ऊपर चल के, और ये जो अपनी ओजोन परत है इसमें छिद्र करती है। CFC जो है इसके छिद्र का कारण है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर छिद्र है भाई, आर्कटिक के ऊपर भी है और अंटार्कटिक के ऊपर भी है। यहाँ परत थोड़ी ही पतली है अंटार्कटिका महाद्वीप, और आर्कटिक पर भी है, क्योंकि आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों पर छिद्र है। अंटार्कटिक क्या है? अंटार्कटिक महाद्वीप है। आर्कटिक क्या है? आर्कटिक महासागर है। दोनों के ऊपर छिद्र है। वहाँ पोल्स के ऊपर से परत जो है वो पतली है। पतली का कारण क्यों है? क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूमती है ना, तो वायुमंडल भी घूमता है, तो सेंटर में से डेप्थ में जाएगा, तो इस कारण से पतली हो जाएगी। जिस तरह से आप एक बाल्टी पानी लो और उस जो पानी है ना बाल्टी में, उसको ऐसे घुमाओ, आप देखोगे कि जो सेंटर में से डेप्थ में जाएगा पानी और किनारों से आएगा ना ऊपर। यही सिद्धांत पृथ्वी के साथ भी है, यही सिद्धांत पृथ्वी के साथ भी है। तो यहाँ पोल्स के ऊपर से, मान लिया ये पृथ्वी है, ये पोल के ऊपर से नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इनके ऊपर से जो है ना ओजोन परत पतली है। अब छिद्र कहाँ होगा? जहाँ पर है पतली होगी। इस कारण से अंटार्कटिका और आर्कटिक पर छिद्र है। छिद्र का कारण कौन सी गैस है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्सर्जन कहाँ से होता है? फ्रिज, एसिड, श्रृंगार उत्पाद, जेट विमान परीक्षण से होता है। और इसका ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3 है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं? डाबसन में मापते हैं। ओजोन परत का फायदा क्या है? ये परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, पैराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है। यदि ये किरणें एब्जॉर्ब नहीं करें और ये किरणें पृथ्वी पर आ जाएं, तो जो जितने जीव है ना उनमें स्किन कैंसर हो जाएगा। होता है बिल्कुल। तो ये इस तरह से है, समझ गए बात को? ये आपका समताप मंडल कंप्लीट होता है भाई। वायुयान उड़ान के लिए ये है समताप मंडल, अच्छा मंडल माना जाता है। लगभग 18 से 60 किलोमीटर इसकी मोटाई मानी जाती है। और भाई यहाँ पर कभी कभी बादल बनते हैं जिनको मोतियों की माँ कहा जाता है। यहाँ पर स्टार्टिंग में तापमान -7 डिग्री, फिर तापमान बढ़ के -5 आ जाता है, लेकिन वापस घट के तापमान -60 चला जाता है। और सरों में और अंत में तापमान 1 होने के कारण से इसको समताप मंडल कहा जाता है। क्लियर हुई बात भाई? दिमाग में आई कि नहीं आई कि मैं? इसके बाद में देखो कि वह है, इसके बाद में है भी मध्य मंडल। मध्य मंडल के बारे में मैं आपको बता दूं, मेजोस्फेयर या मध्य मंडल या मेजोस्फेयर। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है तथा वायुमंडल के बीच में स्थित है। भाई बीच में तो अपने आप होगी, 2 परत इसका नीचे है, 2 परत इसका ऊपर है। इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक माना जाता है। ठीक है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्य मंडल में आकर ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्य मंडल में ही समाप्त होते हैं। और मध्य मंडल का तापमान जो है वो लगभग -100 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य मंडल का तापमान कितना है? लगभग -100 डिग्री सेल्सियस। मध्य मंडल ऐसा मंडल है जिसकी मोटाई घटती बढ़ती रहती है, जिसकी मोटाई कम या ज्यादा होती रहती है, जिसकी मोटाई कम या ज्यादा होती रहती है, ये मध्य मंडल है। ठीक है। विस्तार 50 से 80 किलोमीटर है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी मंडल में राख होते हैं। कई बार आप जब गर्मियों के मौसम में बाहर सो रहे होते हैं तो रात्रि के समय में टूटता तारा नजर नहीं आता है क्या? ऐसे अक्षतीज तारा टूट के और ऐसे अक्षतीज की तरफ गिरता मिलेगा। ये भी धारणा होती है कि टूटते हुए तारे को नजर आए, मन की मन्नत मांग लो, क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। कोई यूं कहेगा भगवान मन पास कर दे, कोई ने कहेगा भगवान मेरी उससे शादी करवा दे, है उससे शादी हो रही है वो बिगड़वा दे और उससे सुधरवा दे, ऐसे मांगते हैं ना। वो उल्कापिंड होते हैं, उनसे कुछ नहीं होता भाई, वो एक अंधविश्वास है। क्या
ज्वलंत बॉडी गैस ही होते हैं, वो नीचे आते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, धरातल से टकरा दें ना तो झील का निर्माण कर दें। महाराष्ट्र में स्थित झील लोनार उल्कापिंड के द्वारा ही बनी हुई झील है, लेकिन इनमें आग कब लगती है? जब वायुमंडल के साथ प्रेशर लगता है ना, घर्षण लगता है, तब आग लगती है। उल्कापिंड जो है ये होते हैं भाई। तो ये किस मंडल में जलते हैं? टूटते नहीं है, ये विचरण करते रहते हैं। ये कभी कभी बाई चांस पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, उसके प्रभाव से वायु पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है इनको। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। और इनमें इस मंडल में खत्म हो जाते हैं। ये जो खत्म नहीं होता वो उल्का पिंड कहलाता है और धरातल से टकरा जाता है। जो खत्म हो जाता है वो उल्का रह जाता है। उल्का और उल्का पिंड में यही जो है वो अंतर है। जो समाप्त हो जाए, जल के भस्म हो जाए, वो तो उल्का, और जो भस्म नहीं हुआ आग तो उसमें भी लगती है लेकिन पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता और धरातल से दड़ाम टकरा जाए, चाहे वो समुद्र में गिरो चाहे वो पृथ्वी पे गिरो, वो उल्का पिंड होता है। 71% भाग पानी है पृथ्वी पे, तो अधिक गिरने के चांस कहाँ होते हैं? पानी में ही गिरने के चांस होते हैं। तो पानी में बहुत सारी उल्काएं हैं, समुद्रों में समा गई हैं। क्लियर हुई बात भाई? मध्य मंडले वायुमंडल की तीसरी परत है, वायुमंडल के बीच में स्थित है, विस्तार 50 से 60 किलोमीटर तक है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्य मंडल पर आकर ही जलकर समाप्त हो जाते हैं, और जिसकी मोटाई कम से कम है और ज्यादा से ज्यादा ये आपका ये है भाई, कम या ज्यादा इसकी मोटाई होती रहती है। यानी कि यहाँ इसने दिखाया है 30 किलोमीटर, कई किताबों में आपको 60 से 80 किलोमीटर भी मिल जाएगा मध्य मंडल। इसकी मोटाई कम और ज्यादा होती रहती है, ये बात बोल रहे हैं। लिख लिया? लिख लो। आगे बढ़े। नहीं, चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है। बिल्कुल नहीं, जो समाप्त हो जाए वो उल्काएं, और जो धरातल से टकरा जाए वो उल्का पिंड। हाँ, नहीं देखते। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी काली नजर आती है, ठीक है। वो अपने और चंद्रमा के बीच में वायुमंडल है ना। सूर्य तो जो दीप्त पिंड होते हैं वो तो दिखाई देंगे ही देंगे। सूर्य का अपना प्रकाश है, नाभिकीय संलयन के कारण से उसमें ऊर्जा विमुक्त होती रहती है, उसका तो अपना प्रकाश है सूर्य का। तो समझ गए बात को? चंद्रमा का अपना प्रकाश है नहीं है।
जो ग्रह हैं उनका भी अपना प्रकाश है नहीं है, ग्रह हैं। हाँ बिल्कुल, जिनका अपना प्रकाश होता है वो गर्म पिंड मिलेंगे। ये चीज हाँ, उल्का पिंड तो वो जो टकरा जाए, और उल्काएं वो जो वायुमंडल में ही भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। हाँ, वो उल्काएं हैं, राख बन जाती है वायुमंडल में। हाँ, अब देखें भाई, इसके बाद में है आयन मंडल। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400, आयन मंडल जो है मध्य मंडल से ऊपर 80 किलोमीटर तक, क्या बोला, आयन मंडल जो है भाई मध्य मंडल से ये है आयन मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से और आपका 400 किलोमीटर के बीच स्थित है आपका आयन मंडल। भाई क्या कहता है, आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच है। वायुमंडल की यही परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थित होते हैं, यही इंपॉर्टेंट है आयन मंडल के लिए। जो हमारे संचार उपग्रह हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर जो है इसी मंडल के कारण काम करता है। अपना रेडियो है, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, सारे के सारे इसी मंडल के कारण काम करते हैं। क्योंकि इस मंडल में क्या है, इस मंडल में कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, संचार उपग्रह हैं। ये प्रश्न डायरेक्ट भी आता है कि संचार उपग्रह किस मंडल में स्थित हैं, तो भाई संचार उपग्रह आपके आयन मंडल में स्थित है। क्लियर हुई बात। 3 प्रकार की इसमें आयन मंडल में परतें हैं। वो 3 प्रकार की परतें भाई उनको F1 बोलते हैं, F2 बोलते हैं और F3 बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3। और जो रेडियो तरंगें होती हैं इनको बोलते हैं लघु तरंगें, लघु तरंग, और इनको बोलते हैं मध्य तरंग, मध्य तरंग, और इनको बोलते हैं दीर्घ तरंग। तो ये तीनों प्रकार की तरंगें जो हैं वो इन लेयरों से के कारण ही पृथ्वी पर वापस रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, मेन क्वेश्चन यही बनता है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस मंडल में स्थित होते हैं, या हमारा दूर संचार विभाग किस मंडल के कारण काम करता है, तो हम बताएंगे आयन मंडल के कारण काम करता है। और इसमें कोई ऐसी विशेष बात है नहीं भाई। लास्ट जो मंडल आ गया आपका, लिख लियो भाई, ये इसमें हो जाते हैं ये है, इसमें तो कोई ऐसा बताया ही नहीं है एक्स्ट्रा, बस दूर संचार विभाग काम करता है। F1 F2, हाँ बस ये हमारा कंप्लीट हो जाता है भाई। बाह्य मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है और इसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम हल्की गैसें हैं। हाइड्रोजन तथा हीलियम हल्की गैसें, हीलियम होती है। हाँ जी।